हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, गुड। तो अभी देखिए बज रहा है 12:45, 12:45। और आप लोगों का CBSE का एग्ज़ाम अभी कितना 10 जुलाई को था, शायद 9 को था आपके। एंड कुछ बच्चों के 2 पेपर हैं, कुछ का 1 बचा हुआ है। और तो आज कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में CBSE अपना डिसीजन बताएगा। कुछ दिनों पहले केस फाइल हुआ था कि चल क्या रहा है ये, राइट। तो उस चल क्या रहा है पे CBSE ने कहा कि सर वी आर लुकिंग एट द सिचुएशन, वी आर कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग द सिचुएशन and we will decide very soon in a very few days। तो जो उसके बाद नेक्स्ट डेट कोर्ट ने दी फॉर हियरिंग, दैट इज ऑफ टुडे। तो परहैप्स जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा डिसीजन आ चुका होगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली द प्रोबेबिलिटी तो आजकल पढ़ रहे हो आप लोग, सो यू नो द प्रोबेबिलिटी, मतलब जिस बात का चांस है वो प्रोबेबिलिटी है, और जिस चीज का चांस नहीं है वो इम्प्रोबेबल है। तो अगर किसी घटना के होने का चांस 0.4 है, मतलब 40%, मैं तो अकाउंटिंग का बंदा हूं, तो 0.4 मीन्स 40%। तो अगर प्रोबेबिलिटी 40 है तो इम्प्रोबेबिलिटी 60 है। दैट इज जस्ट एंटोनियम ऑफ योर प्रोबेबल। एनीवे, दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ टीचिंग। द थिंग इज कि तब तक मोस्ट प्रोबेबली रिजल्ट आ चुका होगा CBSE का। एंड व्हाट आई थिंक, दे आर गोइंग टू कैंसिल दिस एग्जाम। ये एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली कैंसिल होगा, क्योंकि जो एनवायरनमेंट है वो परमिट नहीं कर रहा एग्जाम्स के लिए। सर एग्जाम सेंटर्स पे दे आर सेइंग वी विल टेक अप्रोप्रिएट केयर, प्रॉपर केयर। ओके, हाउ विल यू टेक केयर? क्या सबका COVID-19 का टेस्ट करवा लोगे? भाई स्टूडेंट्स आर देयर, और वहां पे देखिए स्कूल है तो प्रिंसिपल, टीचर्स, इन्विजिलेटर, सर थोड़ा सबऑर्डिनेट स्टाफ, तो दे ऑल आर देयर। And even any of them is infected, he can infect the whole center। ये फैलता बहुत तेज है। और सबसे जो गलत एनवायरनमेंट है बच्चों, दैट इज यू सी कि इफ वी आर सिटिंग इन ए रूम, तो आप कितना भी मास्क लगा लो, कितना भी आप कुछ कर लो, बट इफ 10-20 people are sitting in a room, तो इट इज फॉर श्योर दैट दे आर एक्सचेंजिंग देयर ब्रीथ। जो हम सांस ले रहे हैं, इन और आउट हो रहा है, तो इफ वी आर सिटिंग इन ए रूम तो वो कॉमन है एंड एवरीवन इज शेयरिंग एवरीवन्स ब्रीथ। तो आप कितना भी अपने मास्क यूज कर लो, कुछ कर लो, ब्रीदिंग तो करोगे ना। हाँ, इफ यू कैन स्टॉप ब्रीदिंग फॉर 3 hours, आप अगर 3 घंटे अपनी सांस ना लो तो यू आर क्वाइट सेफ। और जो क्लोज्ड रूम का एनवायरनमेंट है दैट इज वेरी वेरी डेंजरस। सी, सो जो उन्होंने कहा कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एवरीथिंग, तो सैनिटाइजर है, डिस्टेंसिंग है, दिस विल नॉट वर्क unless and until you get everyone tested। हर किसी का टेस्ट होना चाहिए, only then a fruitful result can come out। So that is not possible। आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, ये तो संभव ही नहीं है। and some states like Maharashtra, like Delhi, like Gujarat, पर्टिकुलरली गुजरात में अहमदाबाद वाला एरिया, सो यहाँ पर ऑलरेडी इतने ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस हैं एंड
बहुत बड़े लेवल पर कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है. The people are not accepting that community spread has taken place in India, but it is absolutely wrong. If you see the figures, if you see the data, and if you just watch out carefully, not just what the news channel are showing, वो सब झूठ दिखा रहे हैं. तो आप अगर सच्चाई देखोगे तो यू विल फाइंड कि यस देयर इज ह्यूज कम्युनिटी स्प्रेड. और सर बीमारी ऐसी है कि उसका ट्रीटमेंट नहीं है इनके पास. बस ये घर से उठा के ले जाते हैं आदमी को, और उसके बाद क्या ट्रीटमेंट होता है गॉड नोस. मेरे को नहीं मालूम, भगवान ना करे, पता करना पड़ेगा. बट द सिचुएशन इज रियली वेरी डेंजरस. और अभी मैंने आपको 3 स्टेट्स के नाम बताए. देयर आर 2 स्टेट्स, सर मैं मूवी का नाम नहीं बता रहा हूँ आपको, 2 राज्य ऐसे हैं विच आर करंटली ऑन फायर राइट नाउ. मतलब बहुत तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं, और these 2 states can become next Italy or USA in terms of these corona cases, not in terms of development, right? And these 2 states, you know, are Rajasthan and are Uttar Pradesh, that is UP. Some people call it Ulta Pradesh. So be much careful, बच्चों. This is the time to take all the precautions. Okay. अभी तक जब लॉकडाउन था तो देयर वर नो केसेस, सो वी वर सेफ. बाहर भी घूम रहे होते तो भी शायद प्रॉब्लम नहीं आती. बट राइट नाउ सो मेनी केसेस आर देयर एंड लॉकडाउन हैज बीन कंप्लीटली लिफ्टेड. एवरीथिंग इज अनलॉक्ड. सो दिस सिचुएशन इज वेरी वेरी डेंजरस. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड अदर्स. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ. ये जो प्रेजेंट टाइम है, अगर हम इस समय में कुछ ना भी कर पाए, केवल अपना जीवन बचा लें, तो ये भी एक अचीवमेंट है, राइट. इन फ्यूचर आप लोग अपने बच्चों को बताओगे कि बेटे जब हम लोग इतने बड़े थे तो एक पैंडेमिक हुआ एंड महामारी, अपने चाचा बोलते हैं वैश्विक महामारी. चाचा की बात फिर करेंगे. चाचा तो समझते हो ना कौन है, पूरे देश के एक चाचा है. तो वो कहते हैं कि वैश्विक महामारी. ओके, तो वो सिचुएशंस हुई एंड वॉट एवर इज हैपनिंग प्लीज ऑब्जर्व दैट केयरफुली, राइट. ये बहुत समय बाद हुआ है. 1920 में इससे पहले बहुत बड़े लेवल पर हुआ था. पूरे 100 साल बाद द थिंग इज हैपनिंग. तो जो लोग उस वक्त देखे थे वो इस दुनिया में नहीं है. तो वी आर जनरेटिंग, वी आर गेटिंग द स्टोरीज टू टेल टू आवर फ्यूचर जनरेशंस. हम उनको बताएंगे. सर अभी आप लोगों के बच्चों की बात की, अभी ग्रैंड सन, ग्रैंड चिल्ड्रेन, आप उनको बताओगे कि बेटे ऐसा ऐसा हुआ था, और वो आपको बोलेंगे बुढ़ा सटी आ गया या बुढ़िया. एनीवे दैट्स जोक, प्लीज डू नॉट टेक इट अदरवाइज. So, what I was saying here, this is very difficult that exams will take place, number 1. Number 2, हमको क्या करना है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है बच्चों. अब घर से बाहर जा नहीं सकते, जाना भी नहीं चाहिए. आपका बोर्ड एग्जाम गया, आई बिलीव दैट. बाकी तो देखो पता लग जाएगा शाम तक. सेकेंड, तो अभी घर में हम लोगों को करना क्या है. नंबर 1, अपनी मेंटल हेल्थ को बनाए रखना है. सर मन में ऐसे विचार नहीं लाने कि घूम आते, ये कर लेते, वो कर लेते. उनको कंट्रोल करिए और इस समय को यूज करिए, इसको यूटिलाइज करिए टू शार्पन योर स्किल्स, टू लर्न समथिंग न्यू. एंड एज वी हैव ज्वाइंड दिस सीए कोर्स, राइट, तो ये कोर्स तो देखो टफ है, तो सर आप इसको और ज़्यादा पढ़ सकते हो. क्लासेस तो बहुत ज़्यादा देर की हो नहीं रही हैं, होमवर्क वगैरह ज़रूर मिल रहा है, तो उस पर बिल्कुल फोकस करके अच्छे से उसको समझ के करना है. और इफ़ यू गेट सम फ्री टाइम, रिवाइज करिए. सारी पुरानी क्लासेस आर अवेलेबल ऑन ऐप. आप उसको रिवाइंड करिए, दोबारा सुनिए, तीसरी बार सुनिए. सर जितनी बार आप उसको देखोगे यू विल फाइंड कि अरे पिछली बार ये मिस हो गया था, कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा. सर अपना जितना बेस मजबूत कर लोगे
मैं आपको ये कह सकता हूँ कि सीए उतना आसान हो जाएगा। और एक बार खुद से सीखने की और समझने की आदत डालनी है। देखिए, सीए में सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ लर्निंग, सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ अवेयरनेस। यकीन मानिए, एग्जाम में यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड आउट द क्वेश्चंस जो बुक्स में दिए हुए वो नहीं मिलेंगे, मॉडिफाइड हो गए, उसमें कुछ ना कुछ वो चेंज करके देगा। भले ही 2 क्वेश्चंस थे बुक में, दोनों मर्ज कर दिए, दोनों के आधे आधे कॉन्सेप्ट डाल दिए। तो यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन इन द एग्जाम। और जिस बच्चे ने खुद से सीखने की, पढ़ने की हैबिट डेवलप कर ली, खुद से समझने की आदत, राइट, मतलब बहुत सारी चीजें वी कैन अंडरस्टैंड विद आवर कॉमन सेंस। कॉमन सेंस पर ही बेस्ड है पढ़ाई। तो इफ वी आर एबल टू यूटिलाइज आवर कॉमन सेंस इन ए ग्रेट वे, तो सीए इज गोइंग टू बी वेरी इजी। आपके लिए सीए बहुत आसान हो जाएगा बच्चों, और सीए फाइनल तक आपका फटाफट निकलता चला जाएगा। एंड समडे यू विल कॉल मी, अरे सर आई क्वालिफाइड, और मैं आपसे कहूँगा अरे सीए साहब क्या बात है। तो आई एम वेटिंग फॉर दैट डे कि आप एक दिन मेरे को फ़ोन करोगे और अच्छी खबर दोगे कि अरे साहब सीए बन गया मैं, और मेरे नाम के आगे 2 वर्ड CA वो चिपक गए। तो ऑल द बेस्ट, माई बेस्ट विशेज आर ऑलवेज विथ यू। बस ये कह सकता हूँ मैं कि यार अभी पढ़ाई पे ध्यान दो और लर्निंग वाली चीज़ पे ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। चलिए, तो ये था भाषण। बहुत दिन हो गए भाषण दिया नहीं, मन कर रहा था। आइए टॉपिक पे लौटते हैं बच्चों। सो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और पिछली क्लास में हम लोगों ने एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इंसॉल्वेंसी, इन सारी सिचुएशंस के बारे में पढ़ा कि कैसे होगा, फिर उसका क्या रिपरकशन होगा। अब देखिए, अगला टॉपिक है मेरा राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट तक हो गया था, यस। सो इट इज राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर। राइट्स, अच्छा, ऑफ आउटगोइंग पार्टनर मीन्स जो रिटायर हो गया। आउटगोइंग, गॉन, तो उसका क्या अधिकार है देखिए। तो बच्चों, एक तो उसको जो उसका शेयर इन फर्म होगा वो मिलेगा, इफ यू आर पार्टनर इन ए फर्म, एंड देन समडे यू लीव द फर्म, so whatever interest you have in the firm will be paid to you. But the question is कि क्या वो competing business कर सकता है? तो there is section 36 which provides कि an outgoing partner may continue या कैरी ऑन competing business. So what is this competing business बच्चों? Competing business means जिसका competition हो, that is competing business. तो अगर suppose firm है and that firm is dealing in some product, और मैं उस firm से retire हुआ and I also started to deal in the same product, so it is competing business. If I start business of some other thing, तो it's not competing. And when I'm not competing, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ जो कि कंपीटिंग नहीं है, जिसका कंपटीशन नहीं है, तो उसमें तो बच्चों कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो मैं कर ही सकता हूँ। वो तो इवन जब कोई व्यक्ति पार्टनर है तब भी कर सकता है, ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ फर्म भी कर सकता है, बंद होने के बाद या रिटायर होने के बाद तो निश्चित तौर पे कर सकता है। एनीवे, द लॉ सेज कि यार कंपीटिंग बिजनेस भी कर सकते हो। एन आउटगोइंग पार्टनर में कंटिन्यू टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस, या ही में कैरी ऑन या ही में कंटिन्यू कंपीटिंग बिजनेस, एंड
he can also advertise such business. तो बच्चों उस व्यवसाय को, उस व्यापार को वह एडवर्टाइज भी कर सकता है, उसका एडवर्टीजमेंट भी दे सकता है. However, ठीक, however कब लगाते हैं बेटा? जब कोई रूल बताया उसका एक्सेप्शन करना है मेरे को, तो मैं however से कनेक्ट करता हूं, तो ये कनेक्टर है. However, he cannot, नंबर 1, यूज फर्म नेम. नंबर 2, he cannot is common, he cannot represent as continuing business of firm, and he cannot solicit customers of old firm. तो ये वही 3 पॉइंट्स हैं बच्चों जो सेल ऑफ गुडविल में मैंने आपको पढ़ाए थे कि अगर गुडविल सेल हो रही है तो जो सेलर है वो कंपीटिंग बिजनेस कर सकता है, यस, लेकिन ही कैन नॉट. नंबर 1 सर, सबसे पहले वो पुराना नाम यूज नहीं करेगा, फर्म का नाम यूज नहीं होगा. नंबर 2, वो ये नहीं बोलेगा कि मैं पुराना वाला बिजनेस कंटिन्यू कर रहा हूं और आई एम रिप्रेजेंटिंग द फर्म ऑफ द ओल्ड फर्म, राइट. ही कैन नॉट से कि मैं पुरानी फर्म, एंड ही कैन नॉट सॉलिसिट द कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं करेगा. सॉलिसिट मतलब उनको इनवाइट नहीं करेगा, उनको बुलाएगा नहीं. सॉलिसिट करने का मतलब यही होता है. देखिए मैं समझाता हूं आपको. अभी जैसे सपोज करिए आप लोग सब सीए कर रहे हो, राइट, एंड यू ज्वाइन दिस कोचिंग. आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया आईसीआई के साथ में, तो करा लिया ज़्यादातर बच्चों ने. 30th June इज द लास्ट डेट बेटा, एंड सम स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर 29th June. दे विल गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड ऑन 29th. तो थोड़ा एक्साइटमेंट भी बना रहता है कि रजिस्ट्रेशन पहले हो पाएगा या आईसीआई की साइट का विंडो पहले बंद होगा. मतलब यू नो लाइफ में एक्साइटमेंट भी जरूरी है, होना चाहिए यार. एनीवे, अब ये देखिए, जब आपने ये विचार किया, सोचा कि चलो हम सीए करेंगे, तो आपने 2 लोगों से 4 लोगों से बात करी कि भैया सीए करना है, कैसे करें, क्या करें. तो लोगों ने आपको, सर किसी ना किसी ने तो देखो एडवाइस किया ही होगा कि एक बरेली में एक अच्छी कोचिंग है, वो ज्वाइन कर लो. अब अपनी तारीफ खुद ही करनी पड़ती है. तो somebody would have advised you कि ज्वाइन कर लो. अच्छा, मेरा आपने एडवर्टीजमेंट देखा था, न्यूज़पेपर में लिखा था कि बरेली की सीए की सबसे अच्छी कोचिंग, और फिर उसके नीचे लिखा था एक बार सेवा का मौका अवश्य दें, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें. अबे साबुन बेच रहा हूं मैं सर, मेरा कभी मैं एडवर्टाइज करता ही नहीं हूं. ओके, आपके पास मेरा एसएमएस आया था, फेसबुक पे आपने देखा कि आइए हमारी कोचिंग ज्वाइन करिए. नो, आई डू नॉट सॉलिसिट कस्टमर्स. सर वजह कुछ भी रही हो मुझे नहीं मालूम, बट आई डोंट सॉलिसिट. मैं किसी से यही नहीं कहता बेटा आओ ज्वाइन करो. यू मस्ट हैव कॉन्टेक्टेड योरसेल्फ. मैं किसी को कुछ कह नहीं रहा हूं, मैं नक्शेबाजी भी नहीं दिखा रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं यू मस्ट हैव कॉन्टेक्टेड. आप खुद आए होगे, मैंने सॉलिसिट नहीं किया. अब देखिए, नाउ यू गॉट योरसेल्फ रजिस्टर्ड विद आईसीआई. अब आईसीआई से आपके फोन नंबर लीक हो जाते हैं. अब दूसरी कोचिंग्स के आपके पास मैसेजेस और फोन आएंगे, यस, और वो आपको बताएंगे कि हमारी कोचिंग बहुत अच्छी है, आ जाओ बेटा ज्वाइन कर लो. नाउ सी द डिफरेंस. एक व्यक्ति वो है जो बुला नहीं रहा, ठीक है, स्टिल
काम कर रहा है, सही चल रहा है उसका। और दूसरा वो है जो कस्टमर से कह रहा है आओ, अब आप खुद बताओ किसका प्रोडक्ट बेटर है ना? आप समझदार हो। एनीवे, मैं फिर रिपीट कर दूं, अपनी तारीफ खुद करनी पड़ती है बेटे। यू कैन नॉट यूज फर्म नेम। जो रिटायरिंग पार्टनर है वो फर्म के नाम से व्यवसाय नहीं करेगा। मैं समझाता हूं। एक फर्म है, फर्म, ठीक, 3 पार्टनर हैं ABC, और इस फर्म का एक अच्छा सा नाम रख लेते हैं। सर इसका नाम कुछ भी रख लो यार। इन लोगों ने नाम बहुत सोचा, फिर समझ में आया आज जो भारत में चल रहा है उसी पर नाम रखेंगे, और इन्होंने फर्म का नाम रखा नमो एंड कंपनी। कुछ भी रख सकते हो सर, आपकी फर्म है, आप कुछ भी नाम रखो, ठीक है। सर जी अब आपको ये नमो नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं। सर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसका नाम राम हो, आगे पीछे लगाओ, सीता नाम के आगे पीछे लगाओ। कुछ लोग अपना नाम पहले पुराने जमाने में सीताराम रख लेते थे, छोड़ो। हनुमान प्रसाद छोड़ो, अली चलो छोड़ो। सर ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है मित्रों। अब अगर किसी का नाम हनुमान प्रसाद है तो क्या वो हनुमान जी से कुछ रिलेशन रखता है, उनसे परमिशन लेके रखा है? नहीं ना। तो नमो भी रख सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है मोदी जी से। ये फर्म का नाम, ठीक, क्लियर हो गई बात। और ये फर्म बेटा सपोज करो कंप्यूटर, लैपटॉप ऐसी चीजों को बेचती है, उसमें डील करती है। एक दिन ये भाई साहब रिटायर हो गए, तो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट outgoing partner. So he is outgoing, he got out of the firm. अब इसने व्यवसाय शुरू किया। सर जी देखो, बहुत सारे लोग अपने व्यापार का नाम बच्चों के नाम पे रख लेते हैं, कुछ लोग अपने पेरेंट्स के नाम पे रख लेते हैं, इट हैपन्स। तो बी रिटायर हो गए। अब बी ने कंप्यूटर और लैपटॉप का व्यवसाय शुरू कर दिया, the same business as the firm was doing. So क्या ये व्यवसाय कर सकता है? The answer is yes. क्योंकि सर as per section 36, right, an outgoing partner has a right to carry on competing business. You cannot stop him. He cannot be restrained from doing this kind of business. रोक नहीं सकते आप उसको, ठीक। Now इट्स ओके। अब बच्चों देखो 3 रिस्ट्रिक्शन है। ये इस फर्म का नाम नमो एंड कंपनी नहीं रख सकता, क्योंकि दैट इज द नेम ऑफ द ओल्ड फर्म, ही कैन नॉट यूज दैट नेम। ये किसी को ये नहीं बोलेगा कि मैं नमो एंड कंपनी का ही व्यवसाय कर रहा हूं। ही कैन नॉट से, ही कैन नॉट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज कंटिन्यूइंग द बिजनेस ऑफ द ओल्ड फर्म. So he cannot represent that thing that he is doing the business of Namo and Company. ना तो नाम यूज करेगा, ना ये बोलेगा दिस इज द ओल्ड फर्म। इसने दुकान के बाहर बोर्ड लगा दिया नमो एंड कंपनी की असली दुकान यही है, ऐसा थोड़ी होता है कोई। सर ये दिल्ली बरेली हाईवे मामा ढाबा थोड़ी है कि 50 खुले हुए हैं और सबने लिखा हुआ असली यही है। वो अलग इश्यू है, दैट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस। मित्रों, इस फर्म के पुराने कस्टमर्स हैं, उन सबको इसने SMS भेजा कि मैंने नई फर्म खोल ली है, आइए मुझसे मिलिए। ना, ही कैन नॉट सॉलिसिट ओल्ड कस्टमर। कोई खुद आए तो प्रॉब्लम नहीं है, बुलाना नहीं है। सर आई एम यूजिंग चीप लैंग्वेज अगेन। चीप लैंग्वेज कभी कभी यूज करनी पड़ती है समझाने के लिए। तो कस्टमर्स को सॉलिसिट करने का मतलब है कस्टमर्स के ऊपर लंगड़ डालना। बस, ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप समझदार हो। सो ही कैन नॉट डू दैट थिंग, इट इज नॉट अलाउड यार। ओके, अभी दिस इज क्लियर बच्चों। कौन सा सेक्शन चल रहा है बेटा? 36। क्या कहता है?
outgoing partner can continue the competing business, he can start a competing business. Okay. However, he cannot use firm name, he cannot represent himself as continuing the business of the old firm, and he cannot solicit the customer of old firm. Sir, this right is subject to agreement. यही लॉ है. देखिए, घुमा घुमा के बात को रखेंगे, हमें सीधा कहना ही नहीं है, कोई बात हमको सीधी रखनी ही नहीं है बच्चों. लेट अस मेक द लाइफ कॉम्प्लिकेटेड. व्हाई इज इट इजी? आई हेट इजी लाइफ. क्या यार सर, दैट इज द लॉ. तो दिस राइट इज सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट. तो इफ रिटायरिंग पार्टनर agrees not to carry on competing business, ठीक. तो बच्चों ये पूरी स्थिति बदल गई. then he cannot carry on competing business. मैंने खाली cannot लिख के छोड़ दिया है, बात समझ में आ रही है ना. he cannot carry on competing business. और ये एग्रीमेंट कैसा होगा? ये एग्रीमेंट वैलिड होगा. सर, इट इज नॉट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड. इट इज नॉट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, क्योंकि एन एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड. व्हाट इज इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, व्हाट इज वॉइड, दिस आई विल डिस्कस इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. मैं ये वाला पार्ट अभी आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूं बच्चों. I will discuss, but not right now. This we will discuss later on. लेकिन हाँ, ये समझ लीजिए कि ये इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं है. तो जब मैं आपको इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड की कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, तो ये सेक्शन 36 एक्सेप्शन में लेके आऊंगा. उसका एक्सेप्शन हो जाएगा. कुछ है कि वहां पे अभी नहीं जाना है बेटा, अभी मेरे को उस गली में जाना ही चाहिए. So what does my law provide? Read it. An outgoing partner has the right to carry on business competing, and he may advertise yo and yo. But, however, he cannot use the firm name. He may not represent himself. He may not solicit customer. Okay. However, the firm may enter into an agreement not to do competing. ये agreement हो सकती है, और agreement will not be void. Void नहीं होगा. void नहीं होगा. कैसा होगा? वैलिड होगा. void बताया ना मैंने आप लोगों को. void का मतलब होता है बच्चों एन एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल. एन एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल, मीनिंग देयर बाय कि एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि कोर्ट ऑफ लॉ में सूट फाइल नहीं हो सकता, जिसको आप एनफोर्स नहीं करा सकते. मतलब उस एग्रीमेंट का होना और ना होना बराबर है, वो वॉइड होता है बच्चों. बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट हो सकते हैं जो वॉइड होते हैं, तो ये वॉइड नहीं है, अर्थात वैलिड है. आई इज दैट क्लियर बच्चों? सो इट इज सेक्शन 36 दैट एन आउटगोइंग पार्टनर कैन कंटिन्यू द कंपीटिंग बिजनेस. और नॉन कंपीटिंग, यार नॉन कंपीटिंग तो कर ही सकता है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. नॉन कंपीटिंग बिजनेस तो हम इवन पार्टनर रहते हुए कर सकते हैं. सपोज एक फर्म में एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, राइट, और ये फर्म कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स वगैरह बेचती है. दैट इज नेचर ऑफ द ट्रेड. इसका डिटेल में जाने का आवश्यकता नहीं, जस्ट टेलिंग यू कि कैसा है. अब बी जो है उसकी एक दुकान और है बच्चों, और उस दुकान पे ये पार्ट टाइम कभी कभी जाके बैठ जाता है. सुबह सुबह दुकान खोल लेता है, अर्ली मॉर्निंग. ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर लैपटॉप की दुकान देखो दिन में 11 बजे से पहले क्या खुलेगी, तो सुबह का टाइम इस पे खाली है 7 से 11. अब कोई ऐसी चीज बचाओ जो सुबह बिक जाए 7 से 11 के टाइम में. कंप्यूटर लैपटॉप नहीं ना, कंपीटिंग बिजनेस तो कर ही नहीं सकते. देखो आफ्टर रिटायरमेंट कर सकते हो, बट वाइल यूर पार्टनर, या रिटायरमेंट में तो मैंने कहा ही नहीं आपसे. मैं तो ये कहा एबीसी 3 पार्टनर है, दे आर डूइंग ए फर्म, दे आर डूइंग ए बिजनेस इन ए फर्म.
अभी है, कोई रिटायरमेंट नहीं हुआ है, बी इज ए पार्टनर। और बच्चों सुबह सुबह क्या बिकेगा यार, चलो जलेबी समोसे बना के बेचता है। समझ तो गए हो ना, जलेबी समोसे खाए तो होंगे बेटा, पानी तो नहीं है किसी को। हाँ गलत बात। तो ये जो जलेबी समोसे की दुकान खोली है इसने, तो पहला प्रश्न, क्या ये काम कर सकता है? आंसर है हाँ। क्या इसे ए और सी से पूछने की जरूरत है? नहीं। क्या ए और सी इसकी ये दुकान बंद करवा सकते हैं? भैया तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम्हारे कंप्यूटर लैपटॉप के वेबसाइट पे इसके जलेबी समोसे बेचने से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं ना। तो ही कैन डू दैट इवन एज ए पार्टनर, ही कैन डू दैट। और अगर ये ए और सी बी से एग्रीमेंट करते हैं कि ये व्यवसाय नहीं करेगा, तो लेट मी टेल यू दिस एग्रीमेंट विल बी इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, वाइट बोल दूंगा मैं उसको, लेकिन ये अभी नहीं बता रहा हूं मैं आपको, ये बाद में पढ़ाऊंगा। सर रोक नहीं सकते आप, इट इज नॉन कंपीटिंग एंड ही कैन डू दैट। कोई कानून मना नहीं करता है, आपका जो मना है करो, बस इलीगल नहीं होना चाहिए। यू पीपल हैव द राइट टू डू एनी बिजनेस, बस इलीगल नहीं होना चाहिए और गलत नहीं होना चाहिए। कानून का पालन करते हुए आप कुछ बेचो बच्चों, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लॉ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूं। सो इट इज क्लियर। अब फर्म के दौरान अगर ये कंपीटिंग बिजनेस करना चाहे कंप्यूटर लैपटॉप वाला, तो नहीं कर सकता, फिर तो हो ही नहीं सकता बच्चों, पॉसिबल नहीं है। हालांकि अगर एग्रीमेंट है कि कर सकते हो तो कर सकता है, नो प्रॉब्लम। अदरवाइज पार्टनर कंपीटिंग बिजनेस नहीं करेगा जब तक वो पार्टनर है, परंतु फर्म छोड़ने के बाद उसको आप रोक नहीं सकते, वो कर सकता है। एंड ऑल दिस डिपेंड्स ऑन एग्रीमेंट। बस करो, बहुत हो गया है ना। आइए सर, व्हाट वी वर डिस्कसिंग, सो वी वर डिस्कसिंग, मेन हेडिंग क्या थी? डू नॉट लुक एट द असाइनमेंट। सर इट वाज राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर। तो जो जा रहा है, सेक्शन 36 कहता है कि वो कंपीटिंग बिजनेस कर सकते हैं। अभी दोबारा थोड़ी बताऊंगा मैं। सर एक और राइट है जो मैं अब आपसे डिस्कस करूंगा, इट इज सेक्शन 37, शेयर इन सब्सिक्वेंट प्रॉफिट। तो देखिए ये क्या है, शेयर इन सब्सिक्वेंट प्रॉफिट। तो सपोज यू आर ए पार्टनर, ठीक है, आप एक फर्म में पार्टनर हो, एंड ऑन सम डे यू लीव द फर्म, इसको रिटायरमेंट कहते हैं। आपने फर्म से अपने आप को अलग कर लिया, रिटायरमेंट हो गया बेटा। नाउ विल यू गेट सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स? आपके रिटायरमेंट के बाद में जो प्रॉफिट होंगे उसमें शेयर मिलेगा। ये सेक्शन है 37। तो सीम्स टू बी वेरी स्ट्रेंज, लेकिन जब आप डिटेल्स पढ़ोगे तो समझ में आएगा। एंड इट इज ए केस वेयर द पार्टनर हु इज रिटायर्ड or deceased, तो this section is applicable on retirement as well as on death. ये खाली रिटायरमेंट पे लगेगा, डेथ पे नहीं लगेगा। क्यों? अरे यार सोचो तो सही बेटा, राइट ऑफ कंपीटिंग बिजनेस है, मृत्यु के बाद वो कंपीटिंग बिजनेस करेगा। पार्टनर की डेथ हो गई तो क्या उसकी आत्मा, यार भूत वगैरह में आप लोग भरोसा तो नहीं रखते, उस जमाने के तो नहीं हो। चलो, तो ये तो खाली, बट दिस इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ रिटायरमेंट एंड मृत्यु, डेथ, दोनों में। सर वेयर अ पार्टनर हैज रिटायर्ड और डाइड and his account has not
बीन सेटल्ड, तो इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट टू कॉन्ट्रेरी नहीं है, एग्रीमेंट टू कॉन्ट्रेरी मतलब एग्रीमेंट में कोई बात लिखी हुई है, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट टू कॉन्ट्रेरी सच पार्टनर और हिज लीगल ईयर्स, क्योंकि मृत्यु हो जाएगी तो वो तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो लीगल ईयर्स करेंगे, आर एंटाइटल्ड टू नंबर 1 6% per annum interest on amount outstanding, or number 2 share of profit which has been earned as per his share in property. In the absence of agreement to contrary, partner with legal heirs are entitled to this at their option. तो ये उनको लॉ ने ऑप्शन दिया बच्चों, तो व्हाट विल दे चूज? सो द आंसर इज कि सर विच एवर इज हायर, जो ज्यादा होगा। सपोज करिए 1 अप्रैल 2020 मिस्टर एक्स डाइड, ठीक, ऑब्वियसली ही वाज पार्टनर, अकाउंट वॉज नॉट सेटल्ड, मृत्यु के बाद भी इनका पेमेंट नहीं, टिल 30 सितंबर 2020 जब पेमेंट हुआ, सर द डेट ऑन विच पेमेंट इज मेड, तो इस दिन पेमेंट, कितने महीने बाद पेमेंट हुआ बेटा? 6 महीने बाद, ये 6 महीने हो गए। अब मिस्टर एक्स की जो कैपिटल थी, आउटस्टैंडिंग थी, वो थी 10 लाख, ठीक है, 10 लाख रुपए इसकी टोटल कैपिटल थी जो पे होनी चाहिए थी, डेथ के बाद हो जाती 2-4 दिन में, बट दे डिड नॉट पे, दे पेड द मनी ऑन 30 सितंबर 2020, 6 months आफ्टर हिज डेथ, अमाउंट वाज पेड टू द लीगल heirs, ओके, नो प्रॉब्लम। और जो 6 महीने में फर्म को प्रॉफिट हुआ बच्चों, लेट मी से दैट इज 1 लाख, फर्म को 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, राइट। अब देखिए यहां पे अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा है कि व्हाट विल हैपन इन दिस केस, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, 10 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग है, कितने परसेंट बताया ना मैंने इंटरेस्ट में, परसेंटेज भूल गया बेटा, अरे लिखी तो है यार 6% और 6 महीने का, सो 30,000 आता है ये भैया, और शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो 6 महीने का प्रॉफिट 1 लाख है, ये बताओ 6/12 करूं या नहीं करूं? इस 1 लाख का 6/12 करूं या नहीं करूं, जो यहां भी किया है मैंने, क्योंकि 6 महीने का इंटरेस्ट दिया है ना मैंने। तो अगर आपको लगता है कि 6 महीने का है ये, तो 6/12 होना चाहिए, तो बेटा आई कैन नॉट हेल्प यू। सो दिस इज अ सिचुएशन विच इज रियली डेंजरस। आपको विचार करनी, अरे लल्ला ये प्रॉफिट ही 6 महीने का है, तो इसको 6/12 कर दोगे तो 3 महीने का रह जाएगा, ये पहले 6 का है, इसको 6 का क्या बनाओगे? और मान लीजिए उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जो था वो मान लीजिए 40%, सर 40 ज्यादा हो जाएगा, 30 1/3 मान लो यार, इसका शेयर 1/3 था, तो 1/3 कितना हो गया? 3. अब लीगल ईयर्स क्या चूज करेंगे? क्योंकि चॉइस है, तो ऑब्वियसली दे विल चूज विच एवर इज। अब अगर ये अमाउंट 60,000 कर दूंगा तो ये चूज करेंगे। सर जी डिपेंड करता है कि क्या ज्यादा आएगा। सो लेट अस टॉक अबाउट सेक्शन 37। So section 37 is a very strange and odd section. It has a different provision, absolutely different provision, and it is section 37, right? And it states, this section says कि in case of retirement or death section will apply, ठीक है?
एंड देयर आर टू कंडीशंस. वन इज कि उसका अकाउंट का सेटलमेंट नहीं हुआ, ही हैज नॉट बीन पेड. क्योंकि एक बार देखो उसका पैसा दे देंगे फिर उसका कुछ नहीं बचता है, फिर थोड़ी कुछ देंगे. उसका पेमेंट नहीं हुआ, दिस इज इंपॉर्टेंट. एंड सेकेंड, एग्रीमेंट नहीं है. तो अगर एग्रीमेंट नहीं है नंबर वन, एंड उसका सेटलमेंट नहीं हुआ नंबर टू, तो जितना समय तक पेमेंट नहीं होगा उतना समय का उसको 6% की दर से प्रति वर्ष 6% पर एनम आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर इंटरेस्ट or the amount of share which has been earned by employing his capital, by employing the property, right, which belong to him, proportionate किया जाएगा. 1/3 proportion था उसका सपोज. तो he will be entitled. अगर रिटायरमेंट हुआ तो he will decide, डेथ हुआ तो his legal heirs will decide, and they have the choice, they have the option, and obviously they will choose whichever is higher, right? So this is 37 number section. बच्चों, there is a question and आंसर पढ़ रहा हूं मैं सीधे. सेक्शन 37 provides कि where partner dies or otherwise ceases to be partner. So this will include every case of retirement and death. And there is no final settlement of account. अकाउंट का सेटलमेंट नहीं हुआ, उसका पैसा नहीं दिया गया, ठीक, उसको दे दो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे दो बच्चों. देन इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रेरी नहीं है, कॉन्ट्रेरी मतलब विपरीत, ऑपोजिट, जो इसका उल्टा कहता है. अभी सपोज एग्रीमेंट में लिखा होता कि अगर डेथ के बाद पेमेंट नहीं होगा तो 15% ब्याज देंगे, तो 15% ब्याज दिया जाता, फिर कुछ नहीं. सर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है और पेमेंट में डिले होता है तो उस पीरियड का 15% इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये 6 भी गया 15 हो जाएगा और प्रॉफिट वाला शेयर खत्म हो जाएगा. एग्रीमेंट विल प्रिवेल, बट इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, तो लिखते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रेरी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव और रिटायर्ड पार्टनर आर एंटाइटल्ड नंबर 1 शेयर ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड आफ्टर द डेथ और रिटायरमेंट विच इज एट्रीब्यूटेबल टू यूज ऑफ हिज शेयर इन प्रॉपर्टी, जो उसका हिस्सा है, और इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन द अमाउंट ऑफ द शेयर इन प्रॉपर्टी. ठीक, और बच्चों इसके आधार पे फिर क्वेश्चन का आंसर दिया है. 20% उसका शेयर रहा होगा, 6% इंटरेस्ट, और ऑब्वियसली विच एवर इज हायर, जो ज्यादा होगा वो उसको मिलेगा. सो दिस इज सेक्शन 37. सो राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, नंबर 1 he can continue the business of old firm, मतलब सॉरी competing business, एंड नंबर 2 उसको 6% इंटरेस्ट या शेयर ऑफ प्रॉफिट विच एवर इज हायर विल बी पेड, वो उसको दिया जाएगा. सो द नेक्स्ट हेडिंग इज लाइबिलिटीज ऑफ आउटगोइंग पार्टनर. सो व्हाट वी वर डिस्कसिंग, राइट्स ऑफ आउटगोइंग. अधिकार क्या है? कंपीटिंग बिजनेस, प्रॉफिट में शेयर. लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटी ये है कि जो उसके पार्टनर रहने के दौरान एक्ट्स हुए हैं, लाइबिलिटीज हुई हैं, उसके लिए वह लाइबल रहेगा, फ्यूचर तक लाइबल रहेगा. यही मेन उसकी लाइबिलिटी है, और उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा. चलिए, सो आई विल कवर दिस थिंग इन द नेक्स्ट क्लास. अभी ये लंबा हो गया थोड़ा सा, तो इसको नेक्स्ट में लेते हैं. फिलहाल इतने ही रखते हैं, अगली मुलाकात होगी अगली वीडियो में. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय.